हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि नेट सेक्शनल एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्या कैलकुलेट किए थे हमने? नेट सेक्शनल एरिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका नया टॉपिक। वो है आपका कि टेंशन मेंबर में हम जो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे, जिसके लिए मुझे मेंबर का डिजाइन करना है, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो बेसिकली जो आपका फेल्योर होता है टेंशन मेंबर में, वो तीन तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? जो पहला कंसीडरेशन होता है वो होता है ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। क्या रहता है? ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में हम कैसे वर्कआउट करेंगे? हम जब इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ग्रॉस सेक्शन के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ का, तो इसमें मुझे यील्ड स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि Fe410 है। Fe410 स्टील है, ये आपका स्टील का ग्रेड है। और अगर स्टील का ग्रेड है तो आपका जो यील्ड स्ट्रेस होता है, इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? 250 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। इसके अलावा चूंकि ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग है, इसीलिए आपका यहाँ पे नेट सेक्शनल एरिया नहीं निकलेगा। इसमें आप क्या करेंगे? ग्रॉस एरिया का इस्तेमाल करेंगे, और ग्रॉस एरिया में किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं होगा। देन सेकेंड जो इसी का पार्ट है, सेकेंड में जब टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे तो ये जो सेक्शन का नाम है वो क्या है आपका? नेट सेक्शन फ्रैक्चर। ये सेकेंड कंसीडरेशन होगा। नेट सेक्शन फ्रैक्चर में आपका क्या होगा? नेट एरिया का इस्तेमाल होगा, यानी AN का हम इस्तेमाल करेंगे तो नेट एरिया आपका यहां पे आ जाएगा। और इस केस में आपका Fe410 है स्टील, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? अल्टीमेट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपका क्या है यहाँ पे? नेट सेक्शन फ्रैक्चर, यानी अल्टीमेट पे बात होगी। और अल्टीमेट पे अगर बात करेंगे तो आपको Fu लेना पड़ेगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ लेना पड़ेगा। और Fe410 का अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होगा वो हो जाएगा 410 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। इसका जो तीसरा पार्ट है वो है आपका ब्लॉक शियर फेल्योर। ब्लॉक शियर फेल्योर में आपका क्या होगा? जैसे भी कोई मेंबर होगा, अगर उसमें आप होल क्रिएट कर रहे हैं, जब टेंशन फोर्स इसमें लगेगा तो इसमें क्या होते हैं? कुछ पार्ट जो रहेंगे वो शियर आउट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और इस केस में आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा शियर प्लेन, टेंशन प्लेन, इस तरह से कंसीडरेशन करेंगे। मैं इसको फिर से आगे आपको रिपीट करूंगा। जैसे डिजाइन टेंशन स्ट्रेंथ अगर आपको निकालना है तो ये तीनों केस आपको लेने पड़ेंगे, और तीनों केस में जो मिनिमम होगा वही आपका क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा। और उसी टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए आप क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे। जैसे आगे बढ़ रहा हूं, इसमें क्या लिखा हूं? ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। वही प्रीवियस जो अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, इसमें हमको क्या करना है? जब आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे मेंबर में, तो आपको क्या करना है? ग्रॉस सेक्शन लेना है। अगर आप होल क्रिएट किए भी हैं तो मान लीजिए ये सेक्शन आपका फेल हो रहा है, तो ग्रॉस सेक्शन में अगर मान लीजिए इसका मैं विड्थ ले लेता हूं 200, और इसका थिकनेस मैं प्लेट का ले लेता हूं फॉर एग्जांपल 8 mm, तो इस केस में अगर आपको ग्रॉस एरिया लेना है तो आप क्या करेंगे? 200 इंटू 8 mm, यानी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 mm का स्क्वायर। यानी इसमें हमने क्या कर दिया? किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं किया। लेकिन यही काम अगर नेट सेक्शन फ्रैक्चर में करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ड्यू टू होल के कारण आप क्या करेंगे? होल का जो डायमेंशन रहेगा, यानी ये वाला पोर्शन, यानी डायमीटर जो होल का रहेगा वो क्या हो जाएगा? डिडक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं होल का जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा? मान लेता हूं 20 mm है, और अगर ये 20 mm है तो आप क्या करेंगे? 200 में से ये वाला पार्ट को आप डिडक्ट कर देंगे। देन आप क्या करेंगे? थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में आपका वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। नेट एरिया का वैल्यू हमेशा क्या होता है? ग्रॉस एरिया से कम आता है। देन इसका जो थर्ड पार्ट है ब्लॉक शियर फेल्योर। ब्लॉक शियर फेल्योर में आपका क्या रहेगा? शियर प्लेन आएगा, यानी ये वाला पार्ट आपका स्प्लिट होगा, अलग हो जाएगा, इस मेंबर से निकल जाएंगे। और अगर मेंबर से निकल जाएंगे तो इसी को बोला जाता है शियर आउट होना, अलग हो जाना। और अलग हो जाना तो एक प्लेन ऐसा होगा जो शियर का प्लेन होगा, और दूसरा वाला जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? टेंशन प्लेन हो जाएगा। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल करना है, लेकिन उसके लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? IS कोड 800 2000
7 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस कोड में आपका जितने भी रिलेटेड फॉर्मूले रहेंगे टेंशन मेंबर के डिजाइन के, वो सभी फॉर्मूले आपके कोड में रहेंगे। और उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि पेज नंबर 32 एज वेल एज 33 का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जनरली जितने भी फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं वो सभी फॉर्मूले रहेंगे। तो जैसे मुझे मान लीजिए ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग के लिए हमको काम करना, अगर मुझे टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना, T फॉर क्या हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ, D फॉर डिजाइन, G फॉर ग्रॉस, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा AG FY YM0, AG FY YM0। AG क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस किया हूं, क्या होता है ग्रॉस एरिया। FY क्या होता है यील्ड स्ट्रेस। अब ये एक नया वर्ड आ गया YM0, अभी तक नहीं आ रहा था। ये वाला जो वर्ड है ये है आपका, चूंकि डिजाइन की बात हो रही है तो हमको क्या लेना रहता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो लिमिट स्टेट मेथड में इसी को बोला जाता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसके लिए भी आपका क्या होगा IS कोड में सभी वैल्यू दिए रहेंगे, क्योंकि कभी YM0 इस्तेमाल होगा, कभी आपका YM1 इस्तेमाल होगा। क्योंकि जब हम यील्डिंग पे काम करते हैं तो आपको जनरली यही देखने को मिलेगा YM0, और अल्टीमेट में जब चले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा YM1। इसके लिए भी आपका क्या होगा IS कोड में 800 2007 के पेज नंबर 30 में एक टेबल है 5 नंबर, टेबल 5, इसमें आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एक टेबल ही बना हुआ है, उसको आप प्रीफर करेंगे, देन आप इसका वैल्यू लिख पाएंगे इजीली। देन आपका नेट सेक्शन फ्रैक्चर में क्या होगा, ये बहुत सारे आपको फॉर्मूले नजर आएंगे। इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि फ्रैक्चर में आपको क्या करना रहता है नेट सेक्शनल एरिया निकालना रहता है, और नेट सेक्शनल एरिया के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था। उसमें आपको क्या करना रहेगा, प्लेट के लिए अलग चीजें होती है, एंगल के लिए अलग चीजें होती है। प्लेट के लिए आपका ये 0.9 एक कंसीडरेशन रहता है, IS कोड ने बताया है, ये आपको लेना रहता है फैक्टर। AN क्या हो जाएगा नेट एरिया FU। फ्रैक्चर पे काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा क्या लेना पड़ेगा अल्टीमेट स्ट्रेस लेना पड़ेगा। और यहां पे फिर से आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आया YM1। ये वाला जो पार्ट है ये एंगल सेक्शन के लिए, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर इसी एंगल सेक्शन का एक और फॉर्मूला देखा जाए तो ये वाला आपका फॉर्मूला लगेगा किसके लिए, एंगल सेक्शन के लिए। ये वाला फॉर्मूला को समझते हैं, होता क्या है आपका, अगर एंगल सेक्शन रहता है तो एंगल सेक्शन को बेसिकली क्या किया जाता है गजेस्ट प्लेट के साथ कनेक्ट किया जाता है, लेकिन एक लेग को ना कनेक्ट करते हैं, दूसरे लेग को छोड़ देते हैं, जनरली ऐसा होता है। तो ये वाला कनेक्टेड लेग हो जाता है और ये वाला आउटस्टैंडिंग हो जाता है। तो इस केस में आपका क्या आ जाता है शियर लैग फैक्टर आ जाता है। इस क्या आ जाता है शियर लैग फैक्टर, और शियर लैग फैक्टर आ जाता है तो उसके लिए आपको फॉर्मूले को क्या किया गया है कोड में ही, IS कोड के पेज नंबर 32 में ही ये फॉर्मूला दिया हुआ है। पेज नंबर 32 एज वेल एज 33 का हमको इस्तेमाल करना। तो ये वाला फॉर्मूला आपको एंगल सेक्शन के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला नजर आएगा। और ये वाला जो है इसी में आपका एक बीटा वर्ड है, तो बीटा के लिए अलग से उसी में फॉर्मूला दिया हुआ है क्या 1.4 माइनस 0.076 WTFY/FU, ये सभी जो है आपके कोड में दिया हुआ। इसका मतलब मैं न्यूमेरिकल में आपको इजीली क्लियर कर दूंगा कि W का मतलब होता क्या है, T का मतलब क्या होता है, FY/FU ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, DS का मतलब क्या होता है, LC का मतलब क्या होगा, वो सभी मैं जब न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करूंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्या है आपका क्वेश्चन में, कंप्यूट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एन एंगल सेक्शन ISA 150 इंटू 115 इंटू 8 mm। ये आपका एंगल सेक्शन है, और एंगल सेक्शन में जब ध्यान देंगे तो यहां का डायमेंशन और यहां का डायमेंशन अलग है, और अगर डायमेंशन अलग हो गया तो इसी एंगल का नाम होगा अनइक्वल एंगल, क्योंकि आपका डायमेंशन क्या है अलग अलग है।
और ये वाला जो लास्ट में लिखा रहता है इसको बोला जाता है थिकनेस। अगर यही डायमेंशन दोनों बराबर हो जाता तो उसको क्या बोलते, इक्वल एंगल बोलते। यहां पे आपका अनइक्वल एंगल है, ध्यान रखना है, ठीक। और चूंकि आपको यहां पे क्या करना है, ग्रेड जो दिया हुआ है स्टील का वो क्या दिया है, Fe410। और अगर Fe410 ग्रेड दिया हुआ है तो इस केस के लिए आपका क्या हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा 250 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। और जब अल्टीमेट की बात करूंगा, Fu की बात करूंगा, तो क्या हो जाएगा 410 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। अब इसमें क्या बोल रहा है, गजेस्ट प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया गया है और दो केस अभी दिया गया है, क्योंकि ब्लॉक शियर जो है वो अलग से एक क्वेश्चन उस पर डील करेंगे। ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग वाला केस है और ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग वाला केस है, तो उसके लिए अभी तुरंत थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था। क्या फॉर्मूला है ग्रॉस सेक्शन के लिए, TDG का फॉर्मूला क्या है, AG FY अपॉन YM0। अब मुझे AG चाहिए और जब आप डायग्राम में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ है और सेक्शन दिया हुआ और यहां पे कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं, लेकिन एरिया कैलकुलेट कैसे करें, ग्रॉस एरिया। और जब ग्रॉस एरिया है तो एंगल सेक्शन में ग्रॉस एरिया के लिए आपको क्या करना है, स्टील टेबल का इस्तेमाल करना है। स्टील टेबल में आपको अनइक्वल सेक्शन में जाना है एंगल सेक्शन में, और अनइक्वल एंगल सेक्शन में जब जाएंगे तो आप इस चीज को ढूंढेंगे स्टील टेबल में, और जब नजर आ जाएगा तो उसके सामने में आपका क्या हो जाएगा, उसके सामने में आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया नजर आएगा और वही आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस एरिया। और IS 150/115 इंटू 8 के कारण जो ग्रॉस एरिया होता है वो 2058 mm का स्क्वायर होता है, 2058 mm का स्क्वायर। अब मेरा ग्रॉस एरिया आ चुका है, FY आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में रख देंगे। TDG, D फॉर डिजाइन, G फॉर ग्रॉस, यानी यील्डिंग की बात हो रही है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, AG FY YM0। अब ये YM0 क्या होगा, मैंने बताया था टेबल 5 पेज नंबर 30, इसमें जाना है। YM0 का वैल्यू आपको नजर आ जाएगा 1.10 और YM1 का भी वैल्यू लिख देता हूं, इसका हो जाएगा 1.25। तो यहां पे हम जब फॉर्मूले में AG का वैल्यू रखेंगे 2058, FY के जगह पे 250, YM0 के जगह पे क्या आ जाएगा 1.1। अब आपको क्या करना है, कैल्सी में इस वैल्यू को रखना है, और जैसे ही वैल्यू को रखेंगे कैल्सी आपको क्या करेगा, कैलकुलेट करके दे देगा। और वो वैल्यू क्या हो जाएगा 467.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन में आएगा। क्या आएगा, 10⁻³ न्यूटन में आएगा। देन आप क्या करेंगे, उसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे, 467.7 किलो न्यूटन। ये वाला पहला केस है, ध्यान रखिएगा। मैंने जो अभी सॉल्व किया है वो कौन सा केस है, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। इसी का सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, नेट सेक्शन फ्रैक्चर। और नेट सेक्शन फ्रैक्चर में चूंकि आपका एंगल सेक्शन है, नेट एरिया कैलकुलेशन में काफी डिफिकल्टीज होगी, इसीलिए उसका फॉर्मूला को सामने रखते हुए मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, एंगल सेक्शन का। देखिए, आपको इस फॉर्मूले को याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, कोड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का फॉर्मूला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका नॉर्मल क्वेश्चन आएगा जिस फॉर्मूले को हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो यहां पे आपका जो सेकेंड पार्ट इसका क्या है, नेट सेक्शन फ्रैक्चर। नेट सेक्शन फ्रैक्चर, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करने हैं, तो आपको समझना है कि फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो करें कैसे, ठीक। तो इसके लिए फॉर्मूला ऑलरेडी इसमें आपको कोड में दिया रहेगा, आप फॉर्मूला को जाके देखेंगे तो क्या फॉर्मूला है, डिजाइन स्ट्रेंथ का 0.9 ANC।
अब यहाँ पे फिर से आ गया पुरानी चीजें, हमने एंगल सेक्शन पढ़ा था। एंगल सेक्शन में मैंने बोला था कि कनेक्टेड लेग का एरिया कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए ये गजेस्ट प्लेट है, गजेस्ट प्लेट के साथ आपने एंगल सेक्शन को कनेक्ट किया है। अगर कनेक्टेड लेग का एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये वाला पार्ट का एरिया निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं, तो फॉर एग्जांपल मुझे एएनसी निकालना। एएनसी आपका एंगल सेक्शन कितना दिया हुआ है, 150, क्योंकि कनेक्टेड लेग यही है तो 150। मैंने बताया था सेंटर पे जाना रहता है, और अगर सेंटर पे जाना है तो 8 का हाफ कर देंगे। अब ये 8 का हाफ हो गया, देन आप क्या करेंगे, इसका जो ये वाला डायमेंशन रहेगा वो क्या जाएगा, 8 जाएगा, और 8 जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन इसका एरिया क्या आ जाएगा, एएनसी का एरिया आ जाएगा 1168 mm का स्क्वायर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है और समझना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एजीओ यानी ग्रॉस एरिया निकालना है। किसका, आउट स्टैंडिंग लेग, जो कनेक्टेड नहीं है, ये वाला पार्ट। ये वाले पार्ट में आपको डायमेंशन क्या दिख रहा है, 115। मैंने बोला है सेंटर पे जाना है, सेंटर पे चले जाइए, देन 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन ये वाला वैल्यू आपका आ जाएगा 888 mm का स्क्वायर। देन अब क्या करेंगे, आपको एएनसी आ गया, एफयू ऑलरेडी लिख चुका हूं, एफयू क्या हो जाएगा 410 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। एफ वाई क्या होता है आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, 250 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। YM1 ऑलरेडी लिख चुका हूं, YM0 लिख चुका हूं, फिर से लिख दे रहा हूं 1.1, YM1 क्या हो जाएगा 1.25। जो भी दिक्कतें होंगी वो है आपका बीटा। ये जो बीटा का फॉर्मूला है ये काफी लेंथी फॉर्मूला है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके पास कोड अवेलेबल रहेगा। 1.4 माइनस 0.076, ये जो W होता है ना, ये W क्या होता है उसका मतलब समझ जाइए। W क्या होता है आपका, जो आउट स्टैंडिंग लेग होते हैं उसी का लेंथ होता है, लेंथ ऑफ आउट स्टैंडिंग लेग। अब यहां पे आउट स्टैंडिंग लेग क्या है, ये वाला पार्ट, और इसका लेंथ कितना है 115। तो आप क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू रख देंगे 115 mm। इसके बाद आपका फॉर्मूले में टी तो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुका हूं, थिकनेस होता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको 8 नजर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 mm। इसके बाद आपका एफ वाई एफ यू ऑलरेडी जानते हैं, बीएस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें। अभी चूंकि वेल्डेड है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसके लिए भी आपका कोड में जब डायग्राम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि बीएस का वैल्यू डब्ल्यू होता है। तो बीएस का मतलब क्या होता है, तो बीएस का मतलब होता है शियर लेग विड्थ, शियर लेग विड्थ, और इसका भी इस केस में जो वैल्यू हो जाएगा 115 mm हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये सभी वैल्यू को यहां पे रख देना। अब मैं यहां पे वैल्यू को पुटअप करूंगा, जैसे ही वैल्यू को पुटअप करूंगा ये वैल्यू आपको दे देगा 0.85। फिर आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये वैल्यू 0.7 से ज्यादा है या नहीं, तो आपको दिख रहा है 0.7 से ज्यादा है। अब दूसरा प्रॉब्लम है कि वैल्यू को ये देखना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आया है उससे कम है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफ का वैल्यू 410 रखिए, 250 रखिए, YM0 का वैल्यू 1.1 रखिए, YM1 का वैल्यू 1.25 रखिए। जैसे ही रखेंगे आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1.44। जब ये वैल्यू आ जाएगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि बीटा का वैल्यू होगा क्या। बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.85। इस वैल्यू को आप क्या करना है, इस फॉर्मूले में रख देना। सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब इस फॉर्मूले में रखेंगे, और रखने के बाद आपका क्या आ जाएगा TDN का वैल्यू। जब आप इस फॉर्मूले में ANC का वैल्यू रखेंगे, YM1 का वैल्यू रखेंगे, FU का वैल्यू रखेंगे, बीटा का वैल्यू रखेंगे, A0 का वैल्यू रखेंगे, FY का वैल्यू रखेंगे, YM0 का वैल्यू, सभी बोर्ड पे लिखा हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मूले में जाके वैल्यू को रख देना है। जैसे ही वैल्यू को रखेंगे ये आपका कैलकुलेटर क्या आंसर देगा, कैलकुलेटर जो आंसर देगा वो देगा 516.34 इंटू 10⁻³ न्यूटन।
वैल्यू चाकी आपका जो वैल्यू दिख रहा है वो न्यूटन में निकालेंगे। जैसे ही न्यूटन में निकलेगा आफ्टर देन आप क्या करेंगे, इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे। 34 किलो न्यूटन। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू को 10 टू दी पावर में लिख रहा हूं, ताकि मुझे न्यूटन को किलो न्यूटन में चेंज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 10 टू दी पावर 3। इसीलिए मैं हमेशा वैल्यू को क्या कर रहा हूं, 10 टू दी पावर 3 में रख रहा हूं। देन हम किलो न्यूटन में उसको इजीली चेंज कर पा रहे हैं। तो ये लेक्चर में आपने क्या देखा कि टेंशन मेंबर में जो स्ट्रेंथ कैलकुलेशन होता है उसमें आप कौन कौन सा केस लेंगे। तो 3 केस लिए। एक बार आपका ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग आया था, दूसरा बार नेट सेक्शन फ्रैक्चर आया, देन ब्लॉक शियर वाला केस था। बट इस न्यूमेरिकल में हमने 2 सेक्शन को कवर किया है, सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शन को ही कवर किया है। क्या 2 के सेक्शन था, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन फ्रैक्चर। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपका क्या कौन सा केस रहेगा जो छूट गया है, वो है आपका ब्लॉक शियर फेल्योर। ये वाला जो आपका वीडियो है जस्ट इसके बाद जो आएगा ये वाला केस को हम डिस्कस करेंगे कि ब्लॉक शियर फेल्योर में टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कैसे करते हैं और कितने के लिए मुझे डिजाइन करना है। ओके, थैंक यू।